इस ख़वातीन व हज़रात, आप सबको मेरी तरफ से आदाब और अस्सलाम वालेकुम। मुल्क के आइन के तहत सबको इंसाफ हासिल करने का हक है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी कहा जाता है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर इंसाफ मिलने में ज़्यादा वक्त लगे तो वो ना मिलने के बराबर। दोनों चीज़ों को साथ लिया जाए तो पता चल जाता है कि अदालतों पे दबाव जो है बहुत ज़्यादा बना हुआ है। नए मुकदमे आ जाते हैं, पुरानों को मुकम्मल नहीं किया जाता और कोर्ट्स में पेंडेंसी जो है वो बढ़ जाती है। इस बात के बावजूद कि हुकूमत की तरफ से, जुडिशरी की तरफ से, अदालतों की तरफ से मुकम्मल कोशिश की जाती है कि ये पेंडेंसी कम की जाए। कम करने के तरीके तीन ही हैं। जो केस आ जाते हैं उनको जल्दी से डिस्पोज किया जाए, जो विरासत में पेंडेंसी की केसेस हैं उनमें कमी लाई जाए। लेकिन दोनों चीज़ों को अगर हम सिर्फ अकेले यही चलाएं तो शायद कामयाबी हम हासिल कर नहीं सकेंगे। बड़ी बात यह होगी कि नए केसेस कोर्ट में कम आए, उसके तरफ पेशरफ्त होनी चाहिए, कोशिश रहनी चाहिए, और वही केसेस अदालत में आए जिनमें अदालत की सुनवाई जो है वो ज़रूरी है। इस तीसरे में एक बहुत अहम रोल जो है वो टेली लॉ का बनता है, जहाँ पे पोटेंशियल लिटिगेंट्स को कानून समझाने के बाद, उनको अपने हक के बारे में बताने के बाद, उनको मीडिएशन के बारे में बताने के बाद अगर मसले का हल अदालत में पहुंचने से पहले जो है वो निकाला जा सकता है तो खुद ब खुद अदालत का दबाव जो है वो कम होगा। अब जो लोग शहर में रहते हैं उनके लिए वकील तक पहुंचना शायद इतना मुश्किल नहीं होगा। जो लोग देहात के इलाकों में रहते हैं, दूर दराज इलाकों में रहते हैं, उनको ना अपने हकूक के बारे में मालूम होता है, ना उन्हें वकील के बारे में कोई जानकारी। ऐसे हालात में जो दिशा के तहत टेली लॉ का इस्तेमाल करके लोगों को एक वकील के साथ जोड़ दिया जाता है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, इसकी कामयाबी आज कुछ वीडियोस के जरिए हमें बताया गया। अब अपने आप में ये वीडियोस देख के मुझे इस बात की अब इल्म है नहीं कि जम्मू कश्मीर में ये ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है, क्योंकि शुरू में तो 2 जिले थे, अब 20 जिले हैं, 4000 से ज़्यादा हमारे पंचायत जो है वो कवर हुए हैं, 7.5 लाख से ज़्यादा जो है एडवाइस दी गई। लेकिन ये 7.5 लाख मेरे लिए कोई खास मायने रखती नहीं है, क्योंकि मुझे ये नहीं मालूम कि ये 7.5 लाख कम है या ज़्यादा है। आबादी के लिहाज से क्या इसमें हम बेहतरी ला सकते हैं या हम वहाँ तक पहुँच गए जहाँ इससे ज़्यादा हम कर नहीं सकते। और इसलिए इस वर्कशॉप का अपना एक मकसद है। इस वर्कशॉप के जरिए एक तो हम ये समझ जाएंगे कि हम हैं कहाँ पे, कितनी कामयाबी इस स्कीम ने हासिल की है, दूसरी रियासतों के मुकाबले हम देख सकेंगे कि हमने कितना किया है, उन्होंने कितना किया है, और फिर जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस का हमें थोड़ा सा एक इशारा मिलेगा, जिन चीज़ों को अगर ज़रूरत पड़े हम नकल करके यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इस टेली लॉ का जो है वो फ़ायदा लें। सही कहा, यहाँ पे जो इस स्कीम को चलाने वाले जो हैं, जिन्होंने बात की, चाहे वो यूनिवर्सिटी से हों, हमारे कॉमन सर्विस सेंटर से हों या लॉयर्स हों, दूर दराज इलाके, चाहे वो कुपवारा में हो, चाहे किश्तवाड़ में हो, चाहे रजौरी पुंछ में हो, गुरेज के हों, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है इस तरह का लीगल एडवाइस हासिल करना। और इसके साथ साथ एक और फ़ायदा हमें हो जाता है। एक वक्त ऐसा था जबकि हमें पता नहीं चल रहा था कि हम अपने कॉमन सर्विस सेंटर्स का करें क्या। एक एक करके इनके सर्विसेज कम हो रहे थे, हमने इनसे कॉमन सर्विस सेंटर्स तो खुलवाए, लेकिन कमाई के जो है साधन हमने कम किए। कमाई के लिए इनके पास कोई ज़्यादा कुछ खास था नहीं। तो शुक्र है अब अगर इस टेली लॉ के जरिए अगर कॉमन सर्विस सेंटर्स को और ज़्यादा काम मिल रहा है, मैं तो उम्मीद करूंगा कि इस वर्कशॉप के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस के साथ मिलकर हम देखें कि और ज़्यादा क्या किया जा सकता है, किस तरह इस स्कीम को और ज़्यादा मजबूत किया जा सकता है, किस तरह हम और लॉयर्स जो हैं प्रो बोनो इसके साथ जोड़ दें, ताकि सही माने में जो मैंने शुरू में कहा, हर किसी को इंसाफ मिले और सही वक्त की सीमा के अंदर जो है वो इंसाफ मिले। वही हमारी कोशिश होनी चाहिए। और अगर इस वर्कशॉप के तहत इस टेली लॉ को हम और ज़्यादा मजबूत कर पाएँ, इसकी जानकारी जो है हम और ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और अपने अदालतों पर दबाव जो है उसको कम किया जाए, मैं तो अपने आप मान के चलूँगा कि ये वर्कशॉप जो है ये अपने आप में एक कामयाब वर्कशॉप रहा। और जो मैं इस वर्कशॉप के साथ जो तमाम लोग जुड़े हुए हैं उनको शुक्रिया करते हुए आप सबसे, हम में से कोई तब तक मुतमईन नहीं होगा जब तक हमें मिलता नहीं है। चलिए, प्रोसेस चल रहा है, प्रोसेस में वक्त ज़्यादा लगा है। हम तो उम्मीद कर रहे थे कि अभी तक मिल गया होगा, नहीं मिला, लेकिन हमने उम्मीद छोड़ी नहीं है। लगातार इस चीज़ पे हम मरकज़ी हुकूमत के साथ बात कर रहे हैं। और मैं यहाँ किनारे पे खड़े सुन रहा था, मंत्री जी ने कहा कि शायद जल्दी हम कोई खुशखबरी सुनेंगे। उस खुशखबरी के इंतज़ार में हमें अब 1.5 साल हो गए और ज़्यादा इंतजार ना करना पड़े, वही उम्मीद है। सर, लेकिन एक अच्छी चीज़ हुई है कि 11 जो डेस्टिनेशन है एलजी साहब ने अनाउंस किया कि वो रीओपन होगी, जिसके लिए आपने भी बहुत स्ट्रेस किया था। पिछले दिनों आपको याद होगा
मरकजी होम मिनिस्टर साहब आए थे जम्मू, उनके साथ मेरी बातचीत हुई। इससे पहले मैं दिल्ली में भी उनसे मिला था और टूरिज्म के हवाले से मेरी यही गुजारिश थी उनसे कि मेहरबानी करके जो इलाके बंद हैं उनको खोल दीजिए। बंद रखने का कोई मतलब बनता ही नहीं है। बुरे से बुरे हालात में भी हमने इन जगहों को बंद नहीं रखा। यूसमर्ग, दौलत पथरी, ऐसे इलाके। अच्छी बात है, मुझे उसी दिन होम मिनिस्टर साहब ने अश्योर किया था कि उन्होंने हिदायत दी है कि ये जगह खुल जानी चाहिए और ऑर्डर जारी हो चुका है, जिसके लिए मैं होम मिनिस्टर साहब का शुक्रगुजार हूँ। बहुत नुकसान उठाना पड़ा वहाँ लोग जो रहते हैं टूरिज्म बंद होने की वजह से। अब सीज़न हमारा शुरू हो रहा है, उम्मीद करता हूँ कि लोग जाके अब उन जगहों की खूबसूरती का फायदा लेंगे। वो तो लेकिन उसके बाद फिर हकीकत सामने आई ना, मुकदमा उसके खिलाफ हुआ था। तो अगर मेरी जानकारी सही है 2021 में उसके खिलाफ केस हुआ था सरकारी जमीन पे कब्जा करने की। देखना, इनके कहने और करने में हमेशा फर्क रहता है। यही तो बीजेपी वालों की खासियत है। अब आप देखिए, जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, एक आदमी को इन्होंने पार्लियामेंट नॉमिनेशन के जरिए भेजा और उसने 90% से ज्यादा अपना पैसा यूपी में खर्चा है। वो जम्मू कश्मीर का एमपी बैठता यहाँ पे है, सरकारी घर यहाँ से लिया हुआ है, नाम की वजह से जम्मू कश्मीर का खटाना साहब। लेकिन जब सीडीएफ खर्च करने की बात आती है तो उसका 90% से ज्यादा जो है वो यूपी में खर्च करते हैं। अब यही तो मैं कहता हूँ ना, इनके कहने और करने में बहुत फर्क है। साहब, पाक और मुकद्दस महीना शुरू होने वाला है। कल खबरें चली कि 34% इलेक्शन रिजेक्शन है, जिसका मतलब डॉक्यूमेंट्स काफी ज्यादा। हमारी मुकम्मल कोशिश रहेगी और आज मैंने मीटिंग रखी है इसी सिलसिले में कि सहरी और इफ्तारी के वक्त जो है कम से कम बिजली के कट रहे हैं। बाकी डेफिसिट कोई आज नई बात नहीं है, डेफिसिट तो हमें विरासत में मिली है और इसको दुरुस्त भी किया जाएगा आने वाले कुछ सालों में जब हमारे नए प्रोजेक्ट्स जो हैं वो चालू होंगे। लेकिन इस पाक महीने में कम से कम लोगों को तकलीफ का सामना करना पड़े, उसके लिए तमाम इक़दाम उठाए जाए। क्यों? आज क्या हुआ जो कल नहीं था? कहा हुआ है इनसे, असेंबली के फ्लोर पे कहा हुआ है कि एक प्रोसेस के तहत, एक टाइम टेबल के तहत इनको रेगुलराइज किया जाएगा। अब अगर इनको कोई उकसा रहा है, कोई अपने सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है, तो उनको ये गलती नहीं करनी चाहिए। मैं वो शख्स हूँ, आप प्यार से मुझसे कुछ भी मांगो, मैं करने के लिए तैयार हूँ। मुझे डराने की कोशिश करोगे, धमकाने की कोशिश करोगे, फिर कुछ नहीं होगा। अगर इन लोगों ने कुछ कहना है, आके मुझसे बात करें। ये जो सड़कों पे एहतजाज करने का सिलसिला किसी के दबाव में आके कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। उनके लिए भी अच्छी बात नहीं है और उनके मुस्तकबिल के लिए भी अच्छी बात नहीं है। जब हमने असेंबली में कहा हुआ है कि इस साल एक पॉलिसी के तहत जो है इनके रेगुलराइजेशन का टाइम टेबल जो है वो जारी किया जाएगा, उसके बाद सड़कों पर आने की बात